तो हम लोग पहुंचे थे लाइसोसोम पे, टॉपिक चल रहा था सेल, और उसमें पहुंचे हैं लाइसोसोम पे। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से बना घिरा हुआ छोटा सा गोल स्ट्रक्चर होता है। गोल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। वेसिकल्स। और ये कब बनता है, जब पैकेजिंग हो रही थी तब बना था ये। यानी इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब पैकेजिंग हो रही थी तब बना था। क्या लिखा है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। और पैकेजिंग करता कौन है, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। तो बताइए लाइसोसोम का निर्माण कब होता है, जब पैकेजिंग हो रही है। यानी सिस से होगा कि ट्रांस से, सोच के बताइए। वेसिकल कहां से बन के निकलते थे, ट्रांस से। यानी मैच्योरिंग की फॉर्मिंग, मैच्योरिंग फेज। जो आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल हैं, मतलब जो भी वहां से अलग हुए, अब वो उनके अंदर पाया जाता है बहुत ज्यादा रिच एंजाइम, बहुत ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, आपको पता है एंजाइम की 6 क्लास होती है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, उसके बाद लाइएज, लाइगेज और आइसोमरेज। अब 6 क्लास में से कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का काम होता है बॉन्ड को तोड़ देना, यानी बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देना और पॉलीमर को मोनोमर में बदल देना। लिपिड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, प्रोटीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस। यानी इतने सारे पाए जाते हैं। और इनका पीएच जो होता है ना, ये 5 होता है। लाइसोसोम का पीएच होता है 5, यानी कैसा, एसिडिक। एसिडिक में भी स्ट्रांगली एसिडिक की स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक, स्ट्रांगली तब होता है जब 2-3 के करीब पहुंच जाए। ये एंजाइम करेंगे क्या, डाइजेशन करते हैं। किसका डाइजेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एसेट्रा, इनका डाइजेशन करेंगे। और पॉलीमर को बदल देंगे किसमें, मोनोमर में। पॉलीमर को बदल देंगे मोनोमर में। हमारे जितने पाचक एंजाइम होते हैं वो सारे इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और सेल के अंदर भोजन किस जगह पे पचता है, लाइसोसोम में। अच्छा, ये सेल के अंदर भोजन को पचाता है कि बाहर की, दोनों जगह। तो दोनों जगह पचा सकता है, सेल के बाहर भी, सेल के अंदर भी। अच्छा आप बताओ, ये लार निकल रहा है यहाँ पे, ये लार सेल के बाहर निकल रहा है, अंदर, सेल के बाहर निकल रहा है ना, सेल के बाहर, लेकिन मुंह के अंदर। तो सेल तो यहीं तक है, सेल तो चीक्स तक है, लेकिन उसके बाहर उसने लार बना के निकाला। तो अब एंजाइम लार में जो है वो तो खाना कहां पचाएगा, मुंह के अंदर। यानी सेल के बाहर पचा रहा है कि सेल के अंदर पचा रहा है। अच्छा, कभी कभी खाना क्या होता है, सेल के अंदर पचाना होता है। जब सेल के अंदर पचाना होता है कुछ जीवों में, हम लोग में तो बाहर पचाया जाता है, तो उनके अंदर अंदर ही अंदर भोजन पच जाता है। तो यानी सेल के अंदर भी भोजन को पचा सकता है, सेल के बाहर भी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है कि इंट्रा की, दोनों। दोनों आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा अनसॉल्व में है। वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल प्लांट सेल की विशेषता है कि एनिमल सेल की विशेषता है। सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। और ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। और इसमें पानी भरा होता है, इसमें सोल्यूशन भरा होता है, इसमें बेकार के पदार्थ भरे होते हैं और ऐसे पदार्थ भी भरे होते हैं जो यूजफुल नहीं है। यानी मैंने बोला था बेकार के पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बेकार के हैं और जो सेल के यूज के लायक नहीं है वो भी बेकार के हैं। इन सबको यहाँ पर होल्ड कर लिया जाता है कुछ देर के लिए। इसकी मेम्ब्रेन को, जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है कि टोनोप्लास्ट किससे संबंधित है, आंसर वैक्यूल। सिंगल लेयर्ड है कि मल्टी लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड है कि मल्टी लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड होते हैं। प्लांट सेल में सिंगल सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा और 90% तक वॉल्यूम यही कवर कर लेता है। प्लांट सेल का 90% तक वॉल्यूम कौन कवर करता है, तो वैक्यूल करती है। प्लांट में ये जो टोनोप्लास्ट लेयर है ये क्या करती है, ये ऐसे काम करती है। ये रहा सेल प्लांट की और ये रहा वैक्यूल मान लिया, और ये न्यूक्लियस है, बहुत छोटा सा होता है। अब ये जो है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। मतलब यहां पर कचरा ज्यादा है, यहां पर कचरा कम है,
और यहां कचरा ज्यादा है। अब बताइए इसको इधर से इधर भेजना है, कचरे को यहां साइटोप्लाज्म से कहां भेजना है, वैक्यूल के अंदर, क्योंकि वैक्यूल के अंदर कचरा ज्यादा होता है। अभी बोला ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब आप बताइए कचरा कम सांद्रता से कहां भेजा जा रहा है, तो एक्टिवली भेजा जाएगा कि पैसिवली, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन। अगेंस्ट का मतलब होता है कम से ज्यादा की तरफ। तो ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तो ये सब बातें लिखी नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए पढ़ के देखिए, प्लांट में टोनोप्लास्ट आसान बनाता है, फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना, तो ये आसान बनाता है किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को। बहुत सारे आयंस होते हैं या मटेरियल होते हैं, उनको कहां ले जाना है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, और कहां अंदर ले जाना है कि बाहर ले जाना है, तो इनटू द वैक्यूल कि आउटसाइड द वैक्यूल। इसीलिए इनकी सांद्रता हायर होती है कहां पे, वैक्यूल में, किसकी तुलना से, तभी तो अगेंस्ट ले जा पाएगा। देख लो सब कवर हो गया। और यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटीपी खर्च होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट याद रखिए, ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट, ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए फॉर अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएगा, ए फॉर एटीपी लॉस करेगा, ए फॉर अगेंस्ट, ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ए फॉर एटीपी लॉस होगा। इसको बोलते हैं ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल, ऐसे सिकुड़ गई फैल गई, सिकुड़ गई फैल गई, तो अमीबा में कौन सी वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का प्राइमरी काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन और सेकेंडरी काम होता है एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन आप पढ़ चुके हो। अच्छा, और बहुत सारी सेल होती है, मैनी सेल ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट जिसके अंदर आता है यूनिसेलर यूकैरियोट, तो मैनी सेल ऑफ प्रोटिस्ट, उसमें फूड वैक्यूल पाई जाती है, क्योंकि क्या स्टोर करेगी, भोजन, भोजन के पार्टिकल को स्टोर कर लेगी, या फिर कभी कभी पानी स्टोर करती है, उसे क्या बोलते हैं, वाटर वैक्यूल, उसे क्या बोलते हैं, वाटर वैक्यूल। देखिए जब पानी और नमक दोनों स्टोर करे तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सिर्फ खाना स्टोर करे तो, अच्छा केवल वाटर स्टोर कर रही तो वाटर वैक्यूल। और गैस वैक्यूल आपने कहां पढ़ा था, गैस वैक्यूल पढ़ा था आपने प्रोकैरियोटिक सेल में, और गैस वैक्यूल इज इंक्लूजन बॉडी। गैस वैक्यूल कौन सी बॉडी का एग्जांपल है, इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल है, याद आया, वो ट्रू वैक्यूल नहीं है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, देखो अगर किसी का नाम छोटा हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रियन, ये थोड़ा लंबा नाम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया छोटा नाम है, तो बायोलॉजी में अक्सर 100% नहीं बोल रहा हूं पर 99% मैंने नोटिस किया, अगर नाम छोटा है तो वो होगा प्लूरल, नाम बड़ा है तो होगा सिंगुलर। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया छोटा नाम है तो कैसा होगा, प्लूरल की सिंगुलर, और ये माइटोकॉन्ड्रियन ये कैसा नाम है, हाँ तो याद रखिएगा। कह रहे जब तक इसको रंगोगे नहीं तब तक ये दिखेगा नहीं, जब तक इसको रंगते नहीं है तब तक ये दिखेगा नहीं। सवाल ये किस स्टेन से रंगे, एक होता है जेनस ग्रीन, तो जेनस ग्रीन से इसको रंगा जाता है, जेनस ग्रीन एक डाई होती है उससे इसको रंगा जाता है, और तब जाके ये आसानी से दिखेगा, वो भी कैसे, माइक्रोस्कोप से, तब ये दिखेगा, बिना रंगे नहीं दिख पाएगा। क्लियर। अच्छा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल फिक्स होती कि वेरिएबल, वेरिएबल होती, क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी की जरूरत है उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, और जितनी कम ऊर्जा की जरूरत है उतना कम पाया जाएगा। अभी कल ही डिस्कस हुआ था कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ज्यादा किसमें होगा, क्योंकि एनिमल सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से कहीं ज्यादा है, राइट। इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। फिर उसके बाद इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, शेप और साइज के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, शेप और साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। शेप दो तरह का हो सकता है, एक तो सॉसेज शेप, सॉसेज शेप, सॉसेज का मतलब होते हैं ना वो फ्लैश का होता है, फ्लैश का बना हुआ इस तरह का एक वो होता है खाने वाला, ठीक है ना, मतलब बोनलेस फ्लैश, मतलब बोनलेस फ्लैश का जो होता है ऐसे खाने वाला गोल होता है कैप्सूल जैसा, उसको बोलते हैं सॉसेज शेप। या फिर सिलेंड्रिकल होगा या फिर सिलेंडर जैसा होगा। शेप कैसा होगा, या तो सॉसेज शेप और या तो फिर सिलेंड्रिकल, या तो सॉसेज शेप या तो सिलेंड्रिकल। और अभी कह रहा था साइज भी वेरी करेगा, साइज होगा डायमीटर, देखो इतने से लेके इतना 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, और औसत निकाला है 0.5, ठीक है, लेंथ इतनी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, ये था 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज वैल्यू आएगा 0.5 माइक्रोमीटर, ये आएगा 1 से 4 माइक्रोमीटर, 4.1 माइक्रोमीटर, इसका एवरेज वैल्यू नहीं लिखा है।
माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बोला था तीन सेल ऑर्गेनेली डबल होते हैं। फार्मूला एमएनसी, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी से याद कर लो, उसको शॉर्ट में बुलाते हैं एमएनसी। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, राइट, डबल मेम्ब्रेनस। ये इसका फिगर है, काफी बार पूछा गया है और हो सकता है टेस्ट में भी हो। तो देखो क्या लिखा है, ये क्या है, ये अंदर वाला लिक्विड पार्ट है क्या, मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये दोनों के बीच का स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो ऐसे फोल्डेबल स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं क्रिस्टा, इसे बोलते हैं क्रिस्टा। यहां दो रिएक्शन चलती है, एक को बोलते हैं लिंक रिएक्शन और एक को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और यहां पर क्रिस्टा में एक रिएक्शन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसी सिस्टम से ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द्वारा एटीपी बनता है। यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, फोटोफास्फोराइलेशन की ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन? और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और ईटीएस कहां चलता है, और लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था, वाटर, वाटर। और यहां पे O2 स्टोर होता है, O2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्लस उसके साथ जुड़ जाता है और बना देता है क्या, वाटर। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ईटीएस इज वाटर। ये अभी पढ़ा था हम लोगों ने प्लांट वाली फिजियोलॉजी में। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है कि नॉन मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन बताइए, तो बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन। और कह रहा है अंदर का ल्यूमेन, इसीलिए दो भागों में बढ़ गया, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। कैसे बोला इन्होंने, इन्होंने बोला देखो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, तो इनके बीच में ये जो गैप बना वो आउटर कंपार्टमेंट है, और ये अंदर वाले के अंदर जो गैप बना वो इनर कंपार्टमेंट है। और दोनों में ही एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है, यानी आउटर एक्वस और इनर एक्वस, ये दोनों एक्वस कंपार्टमेंट है, दोनों एक्वस कंपार्टमेंट है, आउटर वाला भी और इनर वाला, दोनों एक्वस मतलब पानी से भरा हुआ है। अंदर वाले कंपार्टमेंट में एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस भरा होता है। डेंस होमोजेनस मतलब एक जैसा तरल, एक जैसा तरल पदार्थ है, नाम मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इसकी बाउंड्री बना रहा है, वो उसकी आखिरी बाउंड्री बना रहा है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन जहां पे है वो उसकी आखिरी बाउंड्री है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो जगह जगह पे इनफोल्डिंग बना रही है। इनफोल्डिंग को अभी नाम दिया था क्रिस्टा। क्रिस्टा जो था वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और मैट्रिक्स की तरफ होता है। क्रिस्टा सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और वो क्या होता है, वो मैट्रिक्स की तरफ होता है। और क्रिस्टा ये देखो लिखा है सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। दोनों मेम्ब्रेन के अपने अपने एंजाइम होते हैं, दोनों के अपने अपने एंजाइम है कि एक ही एंजाइम है, अपने अपने, आउटर के पास अपना एंजाइम, इनर के पास अपना एंजाइम, और वो दोनों अपना अपना फंक्शन करेंगे। फिर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया किसका मेन साइट था, कल भी बात हुई थी, एरोबिक की एनारोबिक, एरोबिक। और अभी बात हुई थी कि यहां पर ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या बना लेता है, वाटर, विच इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन या फिर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ईटीएस। दोनों बातें सही है। ये प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी, अभी बात हुई थी कि पानी देखो तभी बनेगा जब एडीपी आईपी से जुड़ करके एटीपी बनेगा, बनाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बताइए सेल के अंदर कौन सी एनर्जी बनती है, एटीपी, कौन सी विधि से बनेगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये हम लोग ने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, ठीक है। और देखो लिखा भी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसीलिए हम लोग बचपन से इसको कहते हैं पावर हाउस या जनरेटर रूम या इन्वर्टर रूम या सेल की फर्नेस, सेल की भट्टी यानी फर्नेस। इन्वर्टर रूम क्योंकि इन्वर्टर भी पावर क्रिएट करता है, जनरेटर भी पावर क्रिएट करता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर रूम, जनरेटर हाउस या पावर हाउस ये सब नाम दिया जाता है। सबसे पॉपुलर नेम है पावर हाउस। मैट्रिक्स के अंदर खुद का सर्कुलर डीएनए होगा, खुद का सर्कुलर डीएनए, ठीक है। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक की प्रॉपर्टी आ गई। पूछा जाता है ऐसा सेल ऑर्गेनेली बताइए जो पाया तो यूकैरियोट्स में जा रहा है पर उसके अंदर यू प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी है। ये देखो प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं, सर्कुलर डीएनए इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स। तो याद रखिएगा ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो यूकैरियोट्स में पाया जा रहा है पर उसके अंदर प्रॉपर्टी किसके जैसी है, और कौन सी प्रॉपर्टी है, सर्कुलर डीएनए। खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए भी होगा और खुद का राइबोसोम भी होता है, और वो भी कौन सा टाइप, ये सब प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है। 70S होना प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया। अच्छा, और ये वाला जो वो होता है राइबोसोम, कल बताया था कि ये हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम से छोटा होता है, यानी कि स्मॉल की लार्ज, स्मॉल।
और क्या लिखा हुआ है, ये प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन की फैक्ट्री छोटी वाली फैक्ट्री होती है कि बड़ी वाली, 70s की 80s, जबकि जो साइटोप्लाज्म वाले होते हैं, जो आरईआर पे प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से वाले होते हैं, वो होते हैं 80s। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक और प्रॉपर्टी है जो प्रोकैरियोट से मैच कर रही है, कौन सी, फिजन। बताइए ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो है तो यूकैरियोट्स में, पर उसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जा रही प्रोकैरियोट्स की, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। क्यों? खुद का डीएनए है, खुद का जेनेटिक सिस्टम है, खुद का प्रोटीन बना ले रहा है, और ये, लेकिन इसके साथ एक समस्या है, सारी प्रोटीन अपने लिए नहीं बना सकता। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, एक एग्जांपल अडानी की बात करें या अंबानी की बात करें, इनके खुद के वो बिजली घर हैं, खुद के पावर हाउसेज हैं, खुद के आप देखते हो कई इनकी बहुत सारी एजेंसीज है, खुद के इनके पेट्रोलियम है, खुद के इनके मोबाइल फोन के सिम है, खुद के इनके इतने सारे प्लान्स है, खुद का रिलायंस स्टोर है, खुद का आप रिलायंस ट्रेंड है कपड़े के लिए, खुद के रिलायंस डिजिटल है। तो कहने का मतलब है सब कुछ खुद का है, फिर भी इनको भारत सरकार पे निर्भर रहना पड़ेगा। क्या इनको टैक्स नहीं देना? क्या इनको भारत सरकार के नियम, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करने हैं? माना कि ये खुद ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है, सरकार है, खुद की इनकी सरकार है, पर ये हमारी सरकार पे तो निर्भर करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जिस कंट्री में रहना है उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या मैं कहूं कि अंबानी क्या इंडिपेंडेंट है भारत सरकार से, कि 50% डिपेंडेंट है? 50% तो उनकी खुद की चीजें हैं और 50% जो है भारत सरकार पे डिपेंडेंट है। तो क्या हुए, पूरे ऑटोनॉमस हुए कि सेमी ऑटोनॉमस हुए? तो बताओ, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, सेमी ऑटोनॉमस का है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? आगे चलते हैं। प्लास्टिड एक ऐसा है, ये भी सेमी ऑटोनॉमस है, प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट। बताइए, प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस है, प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनॉमस है, लेकिन प्लास्टिड तो 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इनमें आपको जवाब देना है तो क्लोरोप्लास्ट। मतलब 2 सेल ऑर्गेनेली बताइए जो सेमी ऑटोनॉमस हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और 2 सेल ऑर्गेनेली बताइए जो हैं तो यूकैरियोट्स में, पर उसके अंदर कैरेक्टर पाया जा रहा है प्रोकैरियोट्स, सेम गुण है, उसमें भी सर्कुलर डीएनए। सुन लो, जो गुण इसमें भी थे वही गुण उसमें भी है। इवन आप देख रहे हो, ये भी एटीपी बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बनाएगा, लेकिन वहां एटीपी सूरज की रोशनी में बनेगा, यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा। यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बन रहा था, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। देखो, प्लास्टिड सभी प्लांट में पाया जाता है, कैसे पता? पीएलए नाम में ही छुपा है, प्लास्टिड्स फाउंड इन ऑल प्लांट्स। और प्लस एक है यूग्लिना, उसमें भी पाया जाता है। कोई बताएगा यूग्लिना में कितने फ्लैजिला होते हैं? यूग्लिना में सेल वॉल होती है कि नहीं होती? नहीं होती। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं, बल्कि उसकी जगह लचीली कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं पैलिकल कवरिंग, पैलिकल कवरिंग बोलते हैं। और 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अच्छा, ये देखो लिखा है इजिली ऑब्जर्व, मतलब रंगने वंगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और ये बड़े भी होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना से बड़े होते हैं, क्योंकि खाना बनाना है ना, इसको किचन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। किचन मतलब खाना बनाने का स्थान, तो किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। ये लार्ज होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इनके अंदर पिगमेंट होता है। कौन से पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और इसी वजह से इनको विशेष कलर मिलता है। देखा होगा आपने, बीट का कलर देख लो कैसा होता है, मैरून टाइप का, है ना। चुकंदर मैरून टाइप का होता है। ऐसे आप देखो, संतरे का कलर होता है ऑरेंज टाइप का। पपाया का कलर कुछ पहले ग्रीन होता है, बाद में फिर वो पक के कैसा हो जाता है, येलोइश ऑरेंज। बनाना में देख लो, येलो हो जाता है। ऐसे ही हर फल का देखो, एप्पल का देख लो, रेडिशनेस से आ जाएगी, है ना। स्ट्रॉबेरी में स्पार्कलिंग रेड हो जाएगा। इसी तरह हर एक फल को विशेष शेप देगा, हर एक फूल को विशेष शेप देगा। फूल न जाने कितने प्रकार के होते हैं, उनको शेप बोल रहे हैं, कलर, विशेष कलर देगा, ठीक है ना। तो यानी रंग देना इसकी विशेष पहचान है। और ये रंग जो होते हैं, इन्हीं को बोला गया पिगमेंट, और यही पाए जाते हैं इन बॉडी में, इसीलिए इनको बोला गया प्लास्टिड। अच्छा, पिगमेंट के आधार पे इनको कितने भागों में बांटा गया? जो हरे रंग देंगे उन्हें क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। जो कलरफुल देंगे उन्हें क्या बोलेंगे? और जो कोई रंग नहीं देंगे उन्हें क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। तो जो कलरलेस प्लास्टिड है उनका नाम, अच्छा, ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड का नाम, और कलरफुल प्लास्टिड का नाम,
कलरफुल एक्सेप्ट ग्रीन, कलरफुल एक्सेप्ट ग्रीन, जैसे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी इत्यादि में ये पाए जाएंगे, है ना। हमारे हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। आलू वगैरह व्हाइट होता है, उसमें क्या पाए जाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट। या कुछ बीज जो व्हाइट होते हैं उनमें क्या पाए जाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक विशेष पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की सुरक्षा गार्ड भी होते हैं। क्लोरोफिल की सुरक्षा गार्ड में को बोलते हैं कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनाइड। तो क्लोरोफिल भी होता है मेन पिगमेंट, और ये एक्सेसरी पिगमेंट है, आप पढ़ चुके हो। और इनका काम है लाइट को ट्रैप करना, जो कि जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट पकड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइट में सोलर एनर्जी है, और सोलर एनर्जी को पौधा कन्वर्ट कर लेता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का प्रयोग करके वो CO2 और वाटर से खाना बना लेगा। और जिस खाने का नाम है ग्लूकोज, खाना किस रूप में बना था, खाना गया किस रूप में था, सुक्रोज। खाना स्टोर किस रूप में होता है, स्टार्च। ठीक है ना। आगे फिर इन्होंने बोला क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनाइड पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, फैट सोल्यूबल कैरोटीनाइड पिगमेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कैरोटीनाइड यहां पे भी होगा, यहां ज्यादा मात्रा में है, तभी तो हाईलाइट कर रहा है। यहां मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल, और यहां का मेन पिगमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां नहीं पाया जाता है, यहां भी होता है, पर यहां पे थोड़ा सा होता है, एक्सेसरी पिगमेंट है। यहां का मेन पिगमेंट है, और होता है फैट सोल्यूबल, याद रखिएगा, फैट सोल्यूबल। क्लियर। और क्लोरोफिल अल्कोहल में सोल्यूबल होता है, ये फैट में सोल्यूबल है। और ये इसमें दो टाइप होते हैं, कैरोटीनाइड में दो पिगमेंट होते हैं, एक को कैरोटीन बोलेंगे, एक को जेंथोफिल बोलेंगे। जो कैरोटीन होता है ये कैरेट में पाया जाता है सबसे ज्यादा, और इसीलिए कैरेट को कौन सा रंग देता है, ऑरेंज। कैरेट किस कलर का होता है, ऑरेंज। तो ये कैरेट को ऑरेंज रंग देता है, और जेंथोफिल येलो कलर देता है, येलो कलर, याद रखिएगा। देखो लिखा है दे इम्पार्ट द प्लांट येलो, कोई येलो कलर दे रहा है, कोई ऑरेंज दे रहा है, कोई रेड दे रहा है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, पहले ही बताया था। अच्छा, अगर कलरलेस हैं तो पिगमेंट होगा नहीं, पिगमेंट नहीं होगा तो खाना नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे तो अब ये करेंगे क्या, खाना स्टोर करेंगे। खाना बना नहीं पाएंगे तो खाना स्टोर करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ये डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, और क्या करते हैं, खाने को स्टोर करेंगे। अगर इन्होंने स्टार्च को स्टोर किया तो एमाइलो लगा देना। एमाइलोस वर्ड किसके लिए आता है, एमाइलोस वर्ड किसके लिए आता है, यानी अगर इन्होंने स्टार्च स्टोर किया तो एमाइलोप्लास्ट बोल देना। ये देखो लिखा है, आलू में क्या होता है सबसे ज्यादा, तो क्या बोलेंगे आलू को, एमाइलोप्लास्ट। ये देखो लिखा है पोटैटो, रेटो नहीं, आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। आलू में स्टार्च होता है, तुरंत एनर्जी देता है, इसीलिए क्या बोला गया, एमाइलोप्लास्ट। अच्छा, इलायो। अच्छा, इलायो में देखो OIL आ रहा है, उल्टा पढ़ो, OIL आ रहा है, क्या स्टोर करेगा, ऑयल। और ऑयल फैटी सब्सटेंस है कि नहीं है, तो उसी को फैट बोल दो, ऑयल या फैट स्टोर करता है। तो इलायोप्लास्ट से ऑयल याद रहेगा, और प्रोटीनोप्लास्ट से प्रोटीन याद रहेगा, उसी को एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, उसी को एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। प्रोटियोप्लास्ट का दूसरा नाम याद करो, मोनोकॉट सीड में सबसे ज्यादा होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक लाइनिंग होती है प्रोटीन की, वही एलुरोन लेयर होती है। वही लेयर क्या कहलाती है, एलुरोन लेयर। तो याद रखिएगा एलुरोन लेयर कहां पाई जाती है, वो आपको पता चल गया। अच्छा, ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स में होता है, और कब, कल बताया था, कहां होता है, मेसोफिल सेल्स पे। ऊपर की एपिडर्मिस, नीचे की एपिडर्मिस, बीच की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। अच्छा, इसका शेप कैसा भी हो सकता है, लेंस शेप, स्फेरिकल, डिस्क्वाइडल, रिबन लाइक, किसी भी तरह का हो सकता है। वेरिएबल होता है, वेरिएबल, लेकिन लेंथ इनकी होगी 5 से 10 माइक्रोमीटर, विड्थ होगा 1 से 2 माइक्रोमीटर। लेंथ कितनी है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, विड्थ कितना है, 2 से 4। लेंथ बताइए और विड्थ बताइए। साफ पता चल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया से काफी बड़े थे, और बड़े थे तो आसानी से दिख जाते थे, मुश्किल से आसानी से। अब देखिए क्या लिखा है, इनका नंबर वेरी करता रहता है। देखो, एक पर सेल पाया जाएगा, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लेबाइडोमोनास में, क्योंकि वो यूनिसेलर था। बताओ क्लेबाइडोमोनास यूनिसेलर होता है कि मल्टीसेलर,
तो उसमें एक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट होगा तो चलेगा ना काम, तो काम चलेगा इनका। लेकिन जो ग्रीन एल्गी होती है वो मल्टी सेलर होती है, उसमें 20 से 40% वो क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी होती है, उसमें तो एक पाया जाएगा। लेकिन जो बीजोफिल सेल होती हैं उनमें 20 से 40 होगा। याद रखिए, क्लेमाइडोमोनास तो यूनिसेलर ग्रीन एल्गी है, उसमें एक सेल ही है। अब एक सेल में एक से ज्यादा क्या होगा, तो एक पाया गया। लेकिन जो हमारी बीजोफिल सेल होती है उसमें मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 तक हो सकते हैं। तो ये नंबर भी पता चल गया, साइज भी पता चल गया। अच्छा देखो, ये एक बात ये लेके चल रहा है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, और कह रहा है इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल है। इस बार का क्वेश्चन है नीट का, 2024 में नीट में यहां से लाइन उठाया था। और ये भी बता दे, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, यहां से लाइन उठाया था कि इनर मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट की वो रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। स्टेटमेंट सही था कि गलत था? सही है। हमेशा याद रखो, अगर कहीं फंस भी जाओ तो मैं आपको बैकअप देता हूं। आउटर मेम्ब्रेन हमेशा ज्यादा परमेबल होती है, इनर मेम्ब्रेन हमेशा लेस परमेबल होती है। किनके लिए? जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर वर्ड जो फोकस किया है वो कहां किया है? क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन होती वहां भी है। लेकिन इससे ज्यादा, वो उससे कहीं ज्यादा परमेबिलिटी इनकी होती है, मतलब लेस परमेबल होती है। वो ज्यादा परमेबल होगी, ये लेस परमेबल। तो किसकी इनर मेम्ब्रेन कम परमेबल होगी? क्लोरोप्लास्ट की। माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब कह रहा है जो स्पेस होता है, स्पेस देखो, वहां के अंदर वाले स्पेस में भरा था मैट्रिक्स, यहां के अंदर वाले स्पेस में भरा स्ट्रोमा, है ना? यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बोल सकते हैं। स्ट्रोमा में कुछ मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाएगा। मेम्ब्रेनस सिस्टम के एक सिक्के को थैलाक्वाइड, पूरे झुंड को क्या बोलते हैं? पूरे झुंड को ग्रेना बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। देखो अगर सैक बोल दे, देखो ऐसे ऐसे, अगर फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, सैक क्यों बोला? अंदर से खोखला होता है, खोखले प्लेस को लूमेन कहते थे। क्लोर वहां पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में। तो फ्लैट है कि नहीं है? अच्छा, मेम्ब्रेन का बना है कि नहीं बना है? सैक जैसा है कि नहीं है? अंदर से खोखला है कि नहीं है? और कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में। थैलेक्वाइड के झुंड को क्या बोलते हैं, या सिक्कों के ढेर को क्या बोलते हैं? ग्रेना। या तो ग्रेना बोलो या तो ग्रेना लैमिली बोलो, पूरा नाम पूरा ग्रेना लैमिली होता है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला, इसके अलावा यहां पर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब भी पाई जाएगी। अब देखो इसका फिगर थोड़ा इमेजिनेट करो, ये फिगर बना है, ये एक सिक्के को बोल रहे हैं फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, और इसका नाम है थैलाक्वाइड। फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक दैट इज थैलाक्वाइड। इस पूरे झुंड को या क्वाइन ऑफ हीप ऑफ क्वाइन को क्या बोलेंगे? ग्रेना। इसको बोलते हैं ग्रेना। अच्छा, दो ग्रेना को आपस में ये ट्यूब जोड़ रहा है, ये है फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, नहीं ट्यूब। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब या टिब्यूल को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। फर्क समझ रहे हो? ये क्या है? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। ये क्या है? फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब। अच्छा, और ये सिक्कों के ढेर को क्या बुलाएंगे? सिक्के को ढेर को ग्रेना बुलाते हैं, और ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना को ही क्या बुलाते हैं? स्ट्रोमा लैमिली। ये देखिए, ट्यूब्यूल को उन्होंने बुलाया स्ट्रोमा लैमिली। और कह रहा है स्ट्रोमा लैमिली करते क्या है? ये डिफरेंट ग्रेना को आपस में जोड़ देते हैं, डिफरेंट ग्रेना को आपस में जोड़ देते हैं स्ट्रोमा लैमिली। इनका काम होता है connecting the thylakoids of different grana. Membrane of thylakoid enclose a space. स्पेस को क्या बोला था? थैलेक्वाइड के अंदर का जो स्पेस था उसको क्या बोलते थे? लूमेन। लूमेन। और ऐसा वर्ड हमने और भी कभी इस्तेमाल किया था, लूमेन। स्पेशली स्ट्राइक करना चाहते हैं कि कहां पे किया था, बताइए कल के लेक्चर में। लुमिनल, एक्स्ट्रा लुमिनल, लुमिनल स्पेस और एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस था साइटोप्लाज्म की तरफ, ईआर के साइटोप्लाज्म की तरफ, और लुमिनल वर्ड होता है कहां पे? अंदर की तरफ। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर एंजाइम होता है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एंजाइम का नाम है रूबिस्को, और ये डुअल नेचर का होता है, इसीलिए तो CO2 के साथ भी और O2 के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना? इसी वजह से समस्याएं क्रिएट हो गई थी। अगर CO2 के साथ करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ कर दिया तो फोटो रेस्पिरेशन करेगा। बताओ, अगर CO2 को पकड़ा तो फोटोसिंथेसिस, O2 को पकड़ लिया तो
और इसी समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या थी C3 पौधों की या डाइकॉट्स की। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये इस रुबिस्को का स्थान हमने बदल दिया था। हमने इसको बंडल सीड सेल में छोड़ दिया था। हमने इसे कहां छोड़ दिया था? बंडल सीड सेल में। और इस समस्या का निदान मिल गया था और नए पौधे तैयार हुए थे C3 से एडवांस C4 और डाइकॉट से एडवांस मोनोकॉट। मोनोकॉट पौधे बने थे क्योंकि रुबिस्को की जगह बदल देते हैं हम लोग। आगे समझो। और कह रहा है कि इसका काम था कार्बोहाइड्रेट बनाना। क्यों? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसी की मदद से खाना बनता है ना। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमने बनाया था? कंफर्म है, कार्बोहाइड्रेट बनाया था। और क्या बन सकता है? प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन कैसे बनेगा? क्या बताया था? खुद का डीएनए, खुद का एमआरएनए, खुद का राइबोसोम। तो खुद की प्रोटीन नहीं बना लेगा, खुद की प्रोटीन भी बना लेगा। ये डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस से संबंधित नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इसके फंक्शन से संबंधित है। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, इसके पास भी छोटा सा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और इसके पास भी खुद का राइबोसोम होता है। आगे चल के लिख रहा है कि ये भी 70S होता है और कह रहा है 70S वाला हमेशा छोटा होता है किससे? साइटोप्लाज्म वाले 80S की तुलना में। ये बात अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी बोला था। ठीक है, राइबोसोम जो होता है इसका छोटा होता है किसकी तुलना में? तो बताया गया 80S की तुलना में, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यही बात हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी समझा रहे थे, राइट। ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है कि नहीं है? ये भी अपने सारे लगभग प्रोटीन बना लेगा, पर कुछ प्रोटीन के लिए इसको 80S पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये भी फिजन द्वारा डिवाइड हो सकता है, इसमें दिया नहीं पर पूछा जा सकता है। राइबोसोम की बात करते हैं। अच्छा, आपने दो बार राइबोसोम पढ़ा। वो जो पढ़ा था 15 × 20 नैनोमीटर वाला, वो किसका था? प्रोकैरियोट का। आज जो पढ़ रहे हो ये वाला, इसका ओरिजिनल साइज होता है क्या? 25 × 30। ठीक है, खैर पूछा नहीं जाएगा, दिया ही नहीं है। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। पूछा गया है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर किसका होता है? आंसर आएगा राइबोसोम का। ठीक है, और इसको इस व्यक्ति ने खोजा था, पैलेड ने, जॉर्ज पैलेड ने 1953 में, जब डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, तभी इसकी खोज हुई थी। बताइए, इसको पैलेड ग्रेन्यूल भी बोल सकते कि नहीं बोल सकते? ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? जॉर्ज पैलेट ने। कब करी थी? जब डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया था? 1953 में। ठीक है, ये कंपोज्ड होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। बताइए, दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम में दो चीजें होती है। देखो, सोम मतलब बॉडी और बॉडी मतलब प्रोटीन की बनी हुई बॉडी। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन। बॉडी प्रोटीन का बना है, इसीलिए तो जब कोई मांस मछली खाता है तो उसको क्या मिलता है? प्रोटीन। क्योंकि मांस मछली, मांस वगैरह, फ्लैश वगैरह है क्या? ये हमारा टिश्यू है और टिश्यू इज रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन रिच होता है। तो याद रखिए, राइबोसोम ऐसी प्रोटीन के साथ है जिसके पास आरएनए है, यानी आरएनए प्लस प्रोटीन। वो भी कोई पूछे कौन सा आरएनए? आरएनए तो कई प्रकार का होता है, आरएनए। और इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यानी मेम्ब्रेनस है कि नॉन मेम्ब्रेनस? दुनिया की किस सेल में पाया जाएगा? प्रोकैरियोट की, यूकैरियोट की, ऑल। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 80S टाइप का होगा, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 70S टाइप का होगा। और चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट है, दो यूनिट जरूर पाई जाएगी, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। लेकिन सवाल ये है, ये जुड़ेगी कब? एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, अदरवाइज अलग रहती है। और यहां से भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, उससे पूछा गया था, जब एक एमआरएनए छोटी यूनिट के साथ इनकाउंटर करता है तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस बिगिन हो जाती है। ये स्टेटमेंट पूछा था, सही है कि गलत है? सही है। जब एक एमआरएनए छोटी यूनिट से जुड़ता है तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और जब बड़ा वाला आ जाता है तो प्रोटीन की चेन बनने लगती है। 80S 2 यूनिट का बना होता है, 60-40, जबकि कल हमने पढ़ा था 70S 50 और 30। बताइए 60-40 किसका है और 50 और 30 किसका है? अच्छा, यहां S क्या स्टैंड कर रहा है? S है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट को बोलते हैं। और वो क्या दर्शा रहा है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है ना, यानी वो तैरने का अवसादन गुणांक बोलते हैं, यानी तैरने की यूनिट को शो कर रहा है। और इनडायरेक्टली क्या मेजर कर रहा है? डेंसिटी एंड साइज। इनडायरेक्टली की डायरेक्टली? इनडायरेक्टली डेंसिटी एंड साइज को मेजर करता है। Both 70S and 80S ribosome are composed of two subunit। वो पहले ही बात कर ली, 60-40, 50 और 30। अच्छा, ये पहचानने को आएगा। देखो, लार्जर वाली यूनिट कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी, ऐसे करके, ऐसे, है ना? ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है अंगूठा ऐसे सामने ले आए। और नीचे वाला बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह,
बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह कौन दिखेगा? स्मॉलर सब यूनिट। और ऐसे ऐसे कौन दिखेगा? ऐसे लार्जर सब यूनिट। और दोनों जब मिल जाएंगे तो राइबोसोम कंप्लीट हो जाएगा। मिलाने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? Mg प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीन। साइटोस्केलेटन में क्या होता है? एक पूरे नेटवर्क है पूरा जो फिलामेंटस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, यानी धागे नुमा प्रोटीन का बना होता है। इसमें तीन चीजें पाई जाएंगी, एक माइक्रोट्यूब्यूल यानी ऐसे खोखला होगा ट्यूब जैसा, एक होगा माइक्रोफिलामेंट, ये खोखला नहीं सॉलिड होता है, ठीक है, और एक होगा दोनों के बीच के साइज का, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब जैसा है, अंदर से सॉलिड है, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, और एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोफिलामेंट, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये प्रेजेंट होता है कहां पे? साइटोप्लाज्म में। और इसको कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? साइटोस्केलेटन। मतलब साइटोस्केलेटन में कितने तरह के कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गए? तीन तरह के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और ये क्या करेंगे? ये सारे एम क्यूब यानी तीन तीन एम से स्टार्ट करेंगे काम। एम का मतलब पहला मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरे का मतलब मोटेलिटी, तीसरे का मतलब मेंटेनेंस ऑफ सेफ। तो एम क्यूब करके याद रखो। आप क्या करेगा? साइटोस्केलेटन का क्या काम है? एम क्यूब। एम फॉर मोटेलिटी, एम फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, एम फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेफ ऑफ द सेल, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये उसका स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला का। पहले समझ लो, इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझाएं। ये फ्लैजिला है, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें तो फिर क्या हो जाएगा? जो स्ट्रक्चर बचा रह गया, सेंट्रल कोर, उसको बुलाते हैं एक्सोनीम। क्या बुलाते हैं? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो जो सेंट्रल कोर बनेगा उसे क्या बुलाएंगे? एक्सोनीम या एक्सोनीमा, एक ही बात है। अब एक्सोनीम के अंदर क्या होगा? एक्सोनीम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होगा। ये देखो, डबलेट के रूप में ऐसे 9 सेट होंगे। ऐसे कितने सेट होंगे? 9 सेट होंगे। कम ज्यादा देख लेना, अभी मैं 9 बता रहा हूं, कम ज्यादा अभी मैं गिन के नहीं बना रहा हूं। 9 सेट होगा, 9 सेट ऑफ डबलेट, 9 सेट ऑफ डबलेट होता है, ठीक है। और ये बने होते हैं, अभी अभी पढ़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, तभी तो अंदर से खोखले हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल, तो दो दो के अरेंजमेंट को बोलते हैं डबलेट। डबलेट, अच्छा, एक डबलेट, दो डबलेट, तीन, चार, ऐसे 9 डबलेट होंगे। पेरीफेरी में होंगे कि सेंटर में होंगे? पेरीफेरी में होंगे, ठीक है ना। तो 18 माइक्रोट्यूब्यूल तो ये हो गए, 18 माइक्रोट्यूब्यूल ये हो गए। क्यों? 9 का डबल 18। अच्छा, और ये आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो मैं जोड़ देता हूं। ये देखो, ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं इंटर डबलेट, इंटर डबलेट ब्रिज, या लिंकर भी बोलते हैं। या तो लिंकर बोल दो या तो इंटर डबलेट। यहां लिखा हुआ है इंटर डबलेट, कहीं लिखा है? चलो अभी देखेंगे इंटर डबलेट, जब वो फिगर देखेंगे तो देख लेंगे। इंटर डबलेट ये रहा। अब बीच में क्या होता है? दो सिंगलेट होते हैं। बीच में क्या होता है? दो सिंगलेट होते हैं। ये सिंगलेट है, सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, लेकिन आपस में बंधे रहते हैं। दो सिंगलेट होते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर इसको बांधे हुआ है ना, इसको बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं? ये सेंट्रल ब्रिज, ये सेंट्रल ब्रिज है। अच्छा, और इसके चारों तरफ घेरा भी होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सीथ। ये रहा सेंट्रल सीथ। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ये नहीं होता, तो 9+0, 0 अरेंजमेंट बोलेंगे। क्लियर? अब एक बात और है, ये यहां से जुड़ा रहता है। ये जो सेंट्रल सीथ है ना, ये दो माइक्रोट्यूब्यूल में से किसी एक से जुड़ा रहता है। दो माइक्रोट्यूब्यूल में किसी एक से जुड़ा रहता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं? और ये बना होता है प्रोटीन का। संख्या होती है 9, संख्या होती है 9। अब पढ़ के देखिए जरा। हाँ, अब जरा देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हरा वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इन्होंने यहां तक दिखा दिया, गलत हो गया। फिर ये है पूरा एक्सोनिम। एक्सोनिम में देखो, पेरीफेरी वाले माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के रूप में है, बीच वाला सिंगलेट के रूप में है, और ब्रिज से जुड़ा रहता है और सीथ द्वारा ढका रहता है। और ये देखो, ये जो दो में से कोई एक है वो रेडियल स्पोक से, इससे सेंट्रल सीथ से जुड़ा होगा। रेडियल स्पोक सेंट्रल सीथ, रेडियल स्पोक सेंट्रल सीथ, रेडियल स्पोक सेंट्रल सीथ, रेडियल स्पोक सेंट्रल सीथ से जुड़ा रहता है।
और रेडियल स्पोक की संख्या होती है 9। अब जरा पढ़िए फ्लैजिला के बारे में। देखो प्रोकैरियोट्स में केवल और केवल फ्लैजिला पाया जाता था, जबकि यूकैरियोट्स में फ्लैजिला के साथ साथ सीलिया भी पाया जाता है। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं। कहां से निकलते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। इसी का मॉडिफिकेशन था ना, सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन था। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। सीलिया ग्रुप में रहते हैं, छोटे होते हैं और ओर की तरह काम करते हैं। ओर का मतलब हो गया जिससे हम नाव को खेते हैं, चप्पू बोलते हैं। अच्छा बताइए, चप्पू एक होता अकेला कि दो होते हैं? देखो बिल्कुल मिनिमम छोटी से छोटी नाव भी हो तो उसमें दो होगा मिनिमम, और कहीं हल्की सी भी बड़ी हो तो चार हो सकता है, और बड़ी होगी 8-10 हो सकते हैं। मतलब हमेशा इवन नंबर में होगा, ऑड नंबर में नहीं होगा। एक केरला में तो एक रेस होती है स्विमिंग वाली, उसमें नाव होती है, एक एक आदमी बैठता है लाइन बाय लाइन, और वो सब जीतने के लिए उसमें रेस में जो विनर वही बनता है जो सबसे पहले पहुंचेगा। तो वो सारे मिलके उसको चलाते हैं, बहुत स्पीड में चलाते हैं, कभी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसकी तरह काम करेगा। अच्छा चप्पू एक दिशा में चलता है कि अलग अलग दिशा में? कोऑर्डिनेटेड कि अनकोऑर्डिनेटेड? अच्छा सारे की दिशा एक होगी, सबका काम एक जैसा होगा। तो लिखा है, इसीलिए लिखा है ओर की तरह काम करते हैं, चप्पू की तरह। कॉजिंग द मूवमेंट आइदर द सेल, कह रहा है या तो पूरे सेल को ही मूवमेंट दे देंगे, जैसे पैरामीशियम के केस में। बताओ पैरामीशियम की चारों तरफ सीलिया था कि नहीं था? पूरी सेल को मूवमेंट दे देता है। या तो फिर फैलोपियन ट्यूब में भी था। अब फैलोपियन ट्यूब में किसको मूवमेंट दे रहा है? या किसी फ्लूइड को मूवमेंट दे सकता है, ओवा को भी दे सकता है और किसी फ्लूइड को भी दे सकता है। जैसे हमारे ट्रैकिया में होता है सीलिया की लाइनिंग, वहां किसको देता है? म्यूकस को, वहां म्यूकस को दे देता है। तो क्या लिखा हुआ है? या तो सेल को मूवमेंट देगा या तो किसी फ्लूइड को मूवमेंट देगा। फ्लैजिला जबकि बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और ये केवल और केवल सेल को मूवमेंट देते हैं, ये किसी फ्लूइड को मूवमेंट नहीं देते। बताइए कौन सेल को मूवमेंट तो देगा लेकिन फ्लूइड को मूवमेंट नहीं देगा? फ्लैजिला। फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं किससे? यूकैरियोट से। कैसे? ये है 9+0 टाइप, अपना वाला है 9+2 टाइप, और इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन, हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन। सही है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से पता चला कि चाहे सीलिया हो या फ्लैजिला हो, ठीक है, दोनों के चारों तरफ क्या पाई जाती है? अच्छा इनके सेंट्रल कोर को क्या बुलाया था? एक्सोनीम। एक्सोनीम में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल पैरेलल लंबाई में रन करते रहते हैं। हमने ऐसे दिखाया था, ऐसे तो ऐसे काट के दिखाया था। अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे रन करेंगे ना, लंबाई में होंगे ना, तो लंबाई में रन करने लगते हैं, पैरेलल होते हैं। यूजुअली कितने होते हैं? 9 डबलेट। ठीक है 9 डबलेट होते हैं। कहां अरेंज होते हैं? पेरिफेरी में। इनको बोला गया पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जबकि एक जोड़ा कहां था? सेंटर में। उसे बोलते हैं सिंगलेट वाला माइक्रोट्यूब्यूल। इन्होंने लिखा नहीं पूरा, पर उसे सिंगलेट बोलते हैं। और इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम रिफर करेंगे 9+2 एरे, मतलब व्यवस्था, 9+2 अरेंजमेंट। इसको 9+2 व्यवस्था बुलाएंगे। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में कैसे कनेक्टेड था? ब्रिज द्वारा, एक इधर, बीच में ब्रिज। और घिरा कैसे था? सेंट्रल शीथ से घिरा हुआ था। अच्छा लिखा है सेंट्रल शीथ कनेक्टेड था वन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट। कह रहा है जो पेरिफेरी में डबलेट्स थे उनमें दो में से किसी एक से जुड़ा था। और तब इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या थे? रेडियल स्पोक। और रेडियल स्पोक की संख्या कितनी होगी? और किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और कह रहे डबलेट भी आपस में जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े थे? लिंकर, लिंकर, लिंकर। और कह रहा है कि चाहे फ्लैजिला हो या सीलिया हो, दोनों की ऑरिजिन होती है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसका नाम होता है बेसल बॉडी। याद करो, बेसल बॉडी, हुक और फ्लैजिलम। तो बेसल बॉडी से ही सब इनकी ऑरिजिन होती है। तो इनकी ऑरिजिन कहां से होती है? बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी से होती है, याद रखिएगा। अच्छा सेंट्रोसोम और ये आपका सीलिया या फ्लैजिला, इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। कैसा होता है? ऑलमोस्ट सेम। क्या सिमिलरिटी है जरा देखो। यहां पे अब ट्रिपलेट हो जाएंगे, डबलेट की बजाय 9 सेट ऑफ डबलेट की बजाय ट्रिपलेट, और बीच में एक भी नहीं रहेगा। बीच में एक भी नहीं रहेगा। और बीच वाले जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं हब। हब
और वो भी प्रोटीन का बना होता है। और ये रहा हब, और ये इधर ऐसे रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक कितने हो गए? जितने पहले थे 9 होते। इस तरह की व्यवस्था को 9+0 टाइप बोले। लेकिन ध्यान ये रखना है, यहां पे ये 9 डबलेट नहीं ट्रिपलेट है, डबलेट नहीं ट्रिपलेट है, बस ये याद रखना है। अच्छा, सेंट्रोसोम वो बॉडी है जिसके अंदर सेंट्रियोल रहता है। देखो क्या लिखा है, सेंट्रोसोम इज द ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। बताइए, सेंट्रोसोम वो बॉडी है जिसमें कितने सेंट्रियोल रहेंगे? 2। अच्छा, और सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं राइबोसोम की तरह। सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेनस है, किसकी तरह? राइबोसोम की तरह। तो सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है लाइक राइबोसोम। तो क्या लिखा हुआ है? दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। मतलब कह रहा है ये सेंट्रोसोम है, इसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, एक ये और एक ये, और दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। तो कह रहा है बोथ आर परपेंडिकुलर, और दोनों के चारों तरफ ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये है पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल जो कि एमॉर्फस यानी कोलाइडल होता है। बताइए ये क्या है? ये कोई मेम्ब्रेन है कि ये एक जेल है, जेल। इस जेल को बोल दिया पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, और कितने सेंट्रियोल हैं, कितने डिग्री पर हैं, कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। और हर एक का जब काट के देखोगे ऐसे, हर एक को निकाला आपने और ऐसे काट के देखा तो आपको बैलगाड़ी के पहिए जैसा दिखाई पड़ेगा। अब बैलगाड़ी का पहिया ऐसे ही तो होता है, देखो बैलगाड़ी का पहिया ऐसा होता है, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ठीक है ना, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ठीक है। और यहाँ पे हब, ये धुरी, धुरी जिसको बोलते हैं हब। और ये देखो ऐसे रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, रेडियल। अब देखो बिल्कुल बैलगाड़ी के पहिए जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कार्ट व्हील लाइक होता है ऑर्गेनाइजर, यानी बैलगाड़ी के पहिए जैसा होता है। कह रहा है यहां पर भी 9 बराबर दूरी पर उपस्थित ट्रिपलेट होते हैं। यहां पर भी माइक्रोट्यूब्यूल ही होता है, लेकिन कैसे? ट्रिपलेट के रूप में कि डबलेट के रूप में? ये लिख दिया है प्रेजेंट एज ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट के रूप में थे, अभी तक डबलेट में बात हो रही थी। ट्रिपलेट भी आपस में लिंक रहते हैं, जैसे डबलेट आपस में लिंक द्वारा जुड़े थे, ट्रिपलेट भी आपस में लिंक रहते हैं। ठीक, सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रियोल के सेंट्रल पार्ट में एक प्रोटीन की बनी हुई क्या होती है? एक्सिस, उसे बोलते हैं हब, उसे बोलते हैं हब। कहते नहीं है वो, किसी भी धुरी को हब बोल सकते हैं, धुरी बीच वाला। लिखा हुआ है कनेक्टेड विद द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल बाय द ट्रिपलेट कॉल्ड रेडियल स्पोक। कह रहा है जो हब है वो पेरिफेरी वाली माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ेगा और उसे क्या बुलाएंगे? रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक किसका बना होता है? कितना होता है? 9 होता है। और सेंट्रियोल की ऑरिजिन किससे होती है? सेंट्रियोल जो होता है ये 2 काम करता है, एक तो सीलिया और फ्लैजिला बनाता है। सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाकर सीलिया और फ्लैजिला बनाता है। सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाकर सीलिया और फ्लैजिला बनाता है, ये पहला काम हो गया। और एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर बनाता है, जो किसमें मदद करेगा? सेल डिवीजन में। एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर बनाएगा क्योंकि प्लांट सेल में होता नहीं है, तो एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर बनाता है। ठीक है। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेली पहली बार डिस्क्राइब किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये शुरुआती लाइन है, रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, कब? 1831। इसको सेल ऑर्गेनेली किसने माना? रॉबर्ट ब्राउन। कब माना गया? 1831 में। अच्छा, बाद में पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर एक रंगने वाला पदार्थ होता है जो बिना रंगे नहीं दिखता, और उसको रंगने के लिए हमें एक बेसिक डाई का सहारा लेना पड़ता है, बेसिक डाई का सहारा लेना पड़ता है, एसीटोकार्मिन इत्यादि, और उसको बुलाते हैं क्रोमैटिन, और ये नाम दिया फ्लेमिंग ने। बताइए पहले, न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, कब? इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसे क्या बुलाया गया? क्रोमैटिन। अच्छा, वो कैसा स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है कि अनस्ट्रेन्ड? मतलब बिना रंगे दिखाई देगा कि रंग के दिखाई देगा? और रंगने के लिए जो डाई का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं बेसिक डाई, और नाम है एसीटोकार्मिन। एसीटोकार्मिन, उसी से क्रोमोसोम को कलर किया जाता है। ठीक है। अब जरा ध्यान देने की बात है,
जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता तो उसके अंदर एक ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसी धागे नुमा स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन कहते हैं। जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता या सेल डिवाइड नहीं करती तो उसमें धागे जैसे स्ट्रक्चर पतले पतले दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं को फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन कहा था। और ये कुछ और नहीं है, जब सेल डिवाइड होगी तो ये कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या क्रोमोसोम और क्रोमैटिन अलग अलग चीजें हैं? क्रोमोसोम और क्रोमैटिन क्या अलग अलग चीजें हैं? नहीं, क्रोमोसोम ही क्रोमैटिन है या क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम है, बस एक लूज फॉर्म है और एक कंडेंस फॉर्म है। विच वन इज लूज फॉर्म? क्रोमैटिन। और ये नॉन डिवाइडिंग सेल में दिखाई पड़ेगा, यानी इंटरफेस की सेल में दिखाई पड़ेगा, जबकि डिवाइडिंग सेल में आपको हमेशा क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला है देखिए, क्लियर किया इन्होंने बोला है कि इंटरफेस का न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं कर रहा है, उसके अंदर एक हाईली एक्सटेंडेड यानी काफी फैला हुआ ये इलैबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ धागा होता है। इनको क्या बुलाते हैं? क्रोमैटिन। इनको क्रोमैटिन बुलाते हैं। और इसके अलावा पाया जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज होती है इसके अंदर न्यूक्लियोलस। तीन चीजें हो गई। और चौथी चीज जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी चार चीजें होती हैं। एक न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं, दूसरा न्यूक्लियोलस, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और चौथा क्रोमैटिन। बोलो कितने पार्ट होते हैं न्यूक्लियस में? सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेल का नाम न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा उसके अंदर जो धागा है, धागे का नाम क्रोमैटिन। और उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। अब चलिए बाहर से अंदर चलते हैं। कह रहा माइक्रोस्कोप से पढ़ने पर यह पता चला, रिवील हुआ, क्या पता चला कि न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी होती है? दो होती है, पैरेलल की नॉन पैरेलल। और दोनों के बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस को कल भी मैंने पूछा था क्वेश्चन, 10 से 50 नैनोमीटर का स्पेस होता है, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और ये बैरियर की तरह काम करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बैरियर की तरह काम करता है। देखो लिखा है, ये न्यूक्लियस के अंदर के हिस्से को साइटोप्लाज्म से अलग कर देगा। ठीक है ना, अलग कर देगा। लेकिन एक छोटा सा एरिया होता है जहां पर ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई, ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई, यहां एक गैप बन जाता है। इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। और एक चीज और समझ लीजिए, ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इनके बीच में क्या था? बिखरा हुआ जाल का नाम ईआर। तो आउटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे जुड़ी रहती है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे जुड़ी हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी कल पढ़ाया था, आरईआर की एसईआर। राइबोसोम पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा, जबकि अंदर वाली कहीं से नहीं जुड़ी होती है। लिखा हुआ है देखिए, आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद ईआर। वो भी कौन सा ईआर? आरईआर की एसईआर, ये लिख दिया है, उस पे राइबोसोम पाया जा रहा है। तो आरईआर हुआ कि एसईआर हुआ? तो आरईआर हुआ। और नंबर ऑफ प्लेस पर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरप्टेड होती है, मतलब टूटी फूटी होती है, वहां छोटे छोटे पोर बन जाते हैं। ये पोर वहीं बनते हैं जहां दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज करती है। याद आया? अब ये भी पढ़ा है। न्यूक्लियोपोर का काम क्या है? ले जाना, किसको? आरएनए को। देखो डीएनए से आरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, प्रोटीन कहां बनती है? प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में उपस्थित साइटोप्लाज्म में, तो उसको अंदर ले जाना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है? ये दोनों दिशाओं में मूवमेंट देता है, ये एक दिशा में, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में इनको और इनको ले जाएगा, एक को उधर ले जाएगा, एक को इधर। आरएनए को बाहर लाएगा, प्रोटीन को अंदर ले जाएगा। नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है एक सेल में, नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन पैरामीशियम की एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फ्रीक्वेंटली सीन, मतलब
वेरिएशन इन न्यूक्लियस के नंबर में देखा जा सकता है, कभी 1 होगा कभी 2 होगा। फंजाई पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा लोअर फंजाई में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। हमारा ये स्केलेटल मसल पढ़ेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी जिसे हमने बोला था सिंसीटियम। सिंसीटियम कभी कभी तो न्यूक्लियस गायब भी हो जाता है। हमारा आरबीसी बोला मैंने, मतलब मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, सभी का नहीं बोला है, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, और प्लस और क्या, और सीव ट्यूब, उसमें भी गायब हो जाती है सीव ट्यूब एलिमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे क्या आप बता सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है? पहला तो हो गया पैरामीशियम, उसमें 2 होता है। फिर कह रहा है दूसरी हमारी सेल हो गई ये स्केलेटल मसल, यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। तीसरी हो गई कहां पे तीसरी हो गई फंजाई का हाइफा, फंजाई के हाइफा में भी क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, लेकिन लोअर फंजाई में कि हायर में? लोअर का नाम था फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज उसमें पाई जाती है। कह रहा है कुछ मैच्योर सेल में न्यूक्लियस गायब हो जाता है, जैसे हमारा आरबीसी, यानी क्या आरबीसी ऑफ मैनी मैमल की ऑल द मैमल। याद करो एक्सेप्शन 2 बताया था, कैमल और लामा, दाल में कुछ काला, काला ऐसे याद कराया था, का मतलब कैमल, ला मतलब लामा, कैमल और लामा अपवाद था। सीव ट्यूब के पास भी नहीं होता न्यूक्लियस, तो इसका काम कैसे चलता है? इसका काम चलता है कंपेनियन सेल द्वारा, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से सीव ट्यूब का काम चलता है। याद आया? अच्छा कह रहा है क्या इन्हें कंसीडर करेंगे लिविंग की नॉन लिविंग? क्या लिविंग कंसीडर करेंगे? हाँ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसलिए करना ही पड़ेगा। ठीक। अच्छा न्यूक्लियर मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोला था, अभी अभी बोला है। उसके अंदर क्या होता है? एक तो न्यूक्लियोलस होता है और एक धागा होता है, धागे का नाम न्यूक्लियोलस जनरली स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, और पता है इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तभी तो कंटिन्यूअस रहता है। किसके टच में? न्यूक्लियोप्लास्ट के टच में रहता है। हैव नो मेम्ब्रेन, नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, मतलब न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये इसीलिए कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहता है किसके? न्यूक्लियोप्लास्ट के। और यहां पर क्या होता है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। बताओ, न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट फॉर, पता है सारे डीएनए से आरएनए जो बनते हैं, जितने भी डीएनए से आरएनए बन रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे न्यूक्लियस में बनते हैं। सिर्फ कौन सा आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में बनता है? आरआरएनए को छोड़कर सारे न्यूक्लियस में बनते हैं। तो आरआरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियोलस में। बताओ, आरआरएनए फॉर्म्ड इन एंड रेस्ट ऑफ द आरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। अच्छा, जितना बड़ा न्यूक्लियोलस होगा, जितना बड़ा उसका संख्या, जितना ज्यादा संख्या होगी न्यूक्लियोलस की, जैसे मैं बोलूं अगर फैक्ट्री काफी बड़ी है और फैक्ट्री की संख्या भी काफी ज्यादा है, क्या लगता है उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी तो ज्यादा हो रहा होगा। तो आप बताओ, यानी वहां आरआरएनए ज्यादा बन रहा होगा। और आरआरएनए ज्यादा क्यों बन रहा है? क्योंकि आरआरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए फैक्ट्री बनानी है। तो ये देखो लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा वहां पर एक्टिवली कैरिंग हो रही होगी प्रोटीन सिंथेसिस। यानी जितने ज्यादा बड़े न्यूक्लियोलस होंगे, जितने ज्यादा संख्या में होंगे, उतना ज्यादा प्रोटीन बनाया जा रहा होगा। इसीलिए तो प्रोटीन की फैक्ट्री की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, राइबोसोम ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए राइबोसोम बनाने के लिए इनका साइज बढ़ जाता है और इनके नंबर भी ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर आपको 2 सेल दे दी जाए, ए और बी और सी 3 दे दी जाए, और बोला गया एक में 10 न्यूक्लियोलस है, एक में 20 न्यूक्लियोलस है, एक में 200 न्यूक्लियोलस है, तो आप बताइए किसमें एक्टिवली प्रोटीन बन रही होगी? 200 वाले में। किसमें राइबोसोम की संख्या ज्यादा होगी? 200 वाले में। समझ में आई बात? 200 वाले में। लिखा है यू में रिकॉल इंटरफेस न्यूक्लियस, अभी याद दिलाया था मैंने आपको। इंटरफेस न्यूक्लियस वो होता है जो डिवाइड ना करे, जो डिवाइड करे कि ना करे, जो डिवाइड नहीं करता। उसके अंदर हमने न्यूक्लियोप्रोटीन का धागा देखा था, नाम क्या दिया गया? किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। देखो जब डिफरेंट स्टेजेस आती हैं सेल डिवीजन की, जैसे सेल डिवीजन की स्टेजेस में नाम ले रहा हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उस अवस्था में जो सेल होता है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर दिखता है, कहां पे? न्यूक्लियस में। तो ये कहां से आ गया? ये यही तो है, पर ये कंडेंस हो गया।
कंडेंस हो जाता है। बताइए, ये लूज फॉर्म था, ये कंडेंस फॉर्म है। ये एट द टाइम ऑफ रेस्ट बनता देखा जाता है, ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन देखा जाता है। ठीक है, चाहे क्रोमैटिन हो या क्रोमोसोम है, 4 केमिकल का बना होता है। डीएनए, पहला केमिकल क्या है? डीएनए, दूसरा डीएनए का भाई आरएनए, और फिर तीसरा प्रोटीन, हिस्टोन, और हिस्टोन का एक और होता है नॉन हिस्टोन। 4 चीजें हैं। पहला देखो डीएनए, दूसरा देखना आरएनए, ये आरएनए, ठीक है, तीसरा हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन का नाम हिस्टोन, चौथा तो बताओ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। अच्छा, इन्होंने इसको हाईलाइट क्यों किया? ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, ये ज्यादा होता है। ये बात आपको मैंने जेनेटिक्स में पढ़ाया था, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि हमारी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमारी हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम के डीएनए को, अगर डीएनए की लंबाई निकालनी है, उन 46 क्रोमोसोम के डीएनए की अगर हमें लंबाई कैलकुलेट करनी है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। हमारे डीएनए के बीच में जो बेस पेयर है, उसकी बीच की दूरी होती है 0.34 नैनो, 0.34 नैनोमीटर। इसको लिख सकते हैं 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर में आ गया ना। और हमने बोला था हमारे पास टोटल जो वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड पेयर यानी बेस पेयर, वो होते हैं इतने 6.6 इंटू 10 की पावर 9। अब ये माइनस में, ये प्लस में चला गया, और जब आप इसको गुणा करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 2.24 मीटर। यानी हमारे 46 क्रोमोसोम के डीएनए की लंबाई 2.24 मीटर होती है। लिखा हुआ है इन्होंने, देखो क्या बोला है। सिंगल ह्यूमन सेल में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, जो कि 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को दर्शाता है। बोलो क्लियर है? फिर कह रहा है आप स्टडी करोगे 12th के एनसीईआरटी में, जब पैकेजिंग पढ़ोगे तो मैं जब 12th की एनसीईआरटी आएगी तो दोबारा रिवाइज कराऊंगा। कह रहा है हर एक क्रोमोसोम के पास, हर एक क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ेगा? जब सेल डिवीजन हो रहा हो तब, केवल सेल डिवीजन हो रहा होगा तभी दिखाई पड़ेगा। उसके पास एक चीज जरूर 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 होगी, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का दूसरा नाम सेंट्रोमियर, हर क्रोमोसोम के पास होगा। ये फिगर बना हुआ है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। ये स्ट्रक्चर जो धसा हुआ है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। यहां पे होता है, यहां होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। ये हर सेल में होगा, सॉरी हर सेल के क्रोमोसोम में होगा। अब कह रहा है ये जो सेंट्रोमियर बीच में था, इसके इधर और इसके इधर दोनों तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये देखो डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर कहां पाया जाता है? साइड्स पर। किसके साइड्स पर? सेंट्रोमियर के दोनों साइड्स पर। और सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? दोनों क्रोमैटिड को होल्ड करना। अच्छा, क्रोमैटिड क्या होता है? सेंट्रोमियर के हाफ को क्रोमैटिड कहते हैं, सेंट्रोमियर के लॉन्गिट्यूडनल हाफ को क्रोमैटिड कहते हैं, याद रखिएगा। और हर एक क्रोमैटिड में एक डीएनए होता है। जब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है, जब क्रोमोसोम का डीएनए डिवाइड नहीं करता, तो क्रोमोसोम ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें क्रोमैटिड नहीं होता, लेकिन इसमें एक ही डीएनए था तब तक। लेकिन जब एस फेज हो जाती है, तो एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाते हैं? तो एक डीएनए इस वाले में और एक डीएनए इस वाले में आ जाते हैं। तब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड क्यों बोलते हैं? जो इंफॉर्मेशन इस डीएनए में, वही इंफॉर्मेशन तो इस डीएनए में आई है, क्योंकि फोटोकॉपी हो गई है ना एस फेज के बाद, इसीलिए सिस्टर क्रोमैटिड बन गया। बताओ एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं? बोथ हैव सेम इंफॉर्मेशन की डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ कैपिटल टी जीन बैठा है तो यहां भी, यहां स्मॉल आर जीन बैठा है तो यहां भी स्मॉल आर ही बैठा होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, सही कह रहा है। और कह रहा है सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से 4 प्रकार के क्रोमोसोम हो सकते हैं। देखो अगर बिल्कुल बीचों बीच है, देखो जैसे यहां मान लो बीचों बीच है, तो दोनों आर्म की लंबाई कैसी होगी? सेम, इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा लिटिल अवे हो गए, थोड़ा सा इधर उधर हो गए, तो एक शॉर्ट आर्म हो जाएगा, एक लॉन्ग आर्म हो जाएगा।
क्वेश्चन आ चुका है, अब नहीं आएगा लेकिन बताना जरूरी है। छोटे वाले को बोलते हैं पी, बड़े वाले को बोलते हैं क्यू। तो पी और क्यू आर्म बोलते हैं, पी आर्म क्यू आर्म। आया हुआ क्वेश्चन है, 4-5 साल हो रहा है आए हुए। फिर बोल रहा है इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। दिस इज मेटासेंट्रिक जब सेंटर में हो, जब सेंटर से थोड़ा इधर उधर हो जाए सब मेटासेंट्रिक, और जब थोड़ा और करीब चला जाए एपेक्स के तब इसको बोलते हैं क्या, एक्रोसेंट्रिक, और जब टर्मिनल पार्ट पे आ जाए टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक। तो इस तरह से 4 होते हैं। अच्छा यहां पे चेक करिए, कह रहे हैं यहां प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर तो है ही है, सबके पास है, लेकिन कुछ क्रोमोसोम के पास एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हालांकि एरो गलत लगाया है, ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये है सकरा भाग, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सकरा भाग, संकीर्णित, नैरो। तो यानी ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। सभी क्रोमोसोम में होता है कि कुछ क्रोमोसोम में होता है? सभी क्रोमोसोम में कि कुछ क्रोमोसोम में होता है? नंबर है हमारा 13, 14, 15, 20 और 21 और 22। 13, 14, 15, 21 और 22, 5 पेयर होते हैं हम लोग में। 5 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 13, 14, 15, 21 और 22। इनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। अच्छा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर का ये छोटा सा स्मॉल फ्रेगमेंट क्या कहलाता है? सैटेलाइट। इस तरह के क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम कहते हैं। जिसमें सैटेलाइट होता है उसे क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम। कितने सैट क्रोमोसोम हम लोग में होते हैं? 5 पेयर। नंबर 13, 14, 15, 21, 22। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है ना, नॉन स्टेन्ड होता है, इसे रंगा नहीं जा सकता। मतलब रंगने के दौरान ये कोई भी स्टेन नहीं लेता है, कोई भी स्टेन नहीं लेता है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं यहां तक क्या कह रहा है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में मिडिल में होगा सेंट्रोमियर, जिससे दोनों तरफ की आर्म इक्वल रहेगी। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा स्लाइटली अवे चला जाएगा फ्रॉम द मिडिल, इसलिए एक शॉर्ट आर्म हो जाएगी पी और एक लॉन्ग आर्म हो जाएगी क्यू। ठीक है। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू एंड, मतलब एंड की तरफ आ जाएगा। इससे एक बहुत छोटी हो जाएगी और एक काफी लंबी हो जाएगी। जबकि टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल पार्ट पे आ जाएगा, मतलब एक तरफ आर्म होगी और दूसरी तरफ आर्म नहीं होगी। कंफर्म? सम टाइम ए फ्यू क्रोमोसोम, कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में, कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। नॉन स्टेन्ड की स्टेन्ड, नॉन स्टेन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। कहां पे? सर्टेन लोकेशन पर, सर्टेन लोकेशन पर पाया जा रहा था। मैंने अभी बोला था इसको रंगा नहीं जा सकता। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज स्टेन्ड की नॉन स्टेन्ड, और ये सर्टेन लोकेशन पे होता है कि कहीं भी सर्टेन लोकेशन पे। और इसके ऊपर एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है। छोटे से फ्रेगमेंट को क्या बुलाते हैं? इस तरह के क्रोमोसोम को क्या बुलाते हैं? सेट क्रोमोसोम। कितने पेयर होते हैं? 5 पेयर। 13, 14, 15, 21, 22। माइक्रो मतलब छोटी, बॉडीज का मतलब बॉडी, मतलब हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ छोटी छोटी बॉडी होती है, ठीक है ना, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होती है। अब आप बोलोगे सर यहां लिखा है मैनी मेम्ब्रेन, क्या कह रहा है? बहुत सारी मेम्ब्रेन से घिरी हुई छोटी छोटी बॉडी होती है, वेसिकल होते हैं, उन्हें माइक्रो बॉडी कहते हैं। कह रहा इसके नंबर बहुत सारे होते हैं, मेम्ब्रेन तो एक ही होगी, मेम्ब्रेन एक ही होगी, नंबर बहुत सारे होंगे। मतलब माइक्रो बॉडीज कितने नंबर में होती है? बहुत सारी। लेकिन मेम्ब्रेन कितनी होती है? 1। और कहां पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में, और छोटे छोटे वेसिकल के रूप में होती है, यानी बूंदों के रूप में। और बोलते हैं इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है। और ये प्लांट और एनिमल दोनों की सेल में पाई जाती है, प्लांट और एनिमल दोनों की सेल में पाई जाती है। और माइक्रोबॉडीज के 2 नाम होते हैं, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। तो ये अपना सेल वाला हो गया फिनिश। इसके कुछ क्वेश्चन करें तो फिर थोड़ी देर बायोमोलिक्यूल भी करेंगे। बताइए। यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन, तो यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन, यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, यानी 4th ऑप्शन 1, 3 एंड 4। 1, 3 और 4 में पाई जाएगी।
एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेल वॉल? कौन सा सेल वॉल का फीचर नहीं है? इट इज ए लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिविंग होता है क्या? डेड होता है, डेड, गलत हो गया। फिर इट प्रोवाइड शेप, सही है। इट सेल टू सेल इंटरेक्शन और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को रोकता है, सही है। यानी कौन सा गलत हो गया? पहला, यहां होना चाहिए था डेड, डेड यानी नॉन लिविंग। सेल ऑफ एल्गी, गैलेक्टन्स, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट और सेल्लोज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो यही लेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? रॉन्ग स्टेटमेंट चारों में से। मिडिल लेमिला जोड़ती है नेबरिंग सेल को, सही है। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, आउटर की इनर, गलत हो गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। यूकैरियोटिक सेल हैव एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यूकैरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन, ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट, यानी इसमें से हो जाएगा आपका तीसरा। ये बताइए, ए टिपिकल सेल रिमेन सराउंडेड बाय इट दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश सस्टेनेबल लाइफ, क्या होगा? लिखा है टिपिकल सेल, टिपिकल सेल बोल रहा है, सेल वॉल कैसे हो जाएगी टिपिकल सेल? और वो भी कह रहा है इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन करा रहा है, मतलब ये होगा सेल मेम्ब्रेन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये हो जाएगा। ये बताइए, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट which represent the arrangement of lipid in a membrane. Identify the statement which represent the arrangement of lipid in a membrane. क्या होगा? पोलर हेड इज टुवर्ड्स द इनर साइड, गलत हो गया। हेड हमेशा आउटर साइड पे था, इनर साइड पे नहीं था। बोथ द हेड एंड टेल टुवर्ड्स आउटसाइड, गलत। अच्छा कह रहा है हेड ऑफ लिपिड इज टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द टेल इज टुवर्ड्स द इनर साइड, ये सही है। Incorrect statement with respect to plasma membrane. Head of lipid is hydrophilic, सही है। Head water loving था, hydrophilic लिखा है। The membrane of human RBC have approximately 52% protein and ये भी सही है, गलत पूछा हमसे। Integral protein are found on the intercellular surface, intracellular surface of cell membrane. Intracellular नहीं होता, अंदर धसा रहता है, और डिफरेंट टाइप के रेशियो होते हैं, डिफरेंट, सही है। यानी थर्ड। मिसमैच पेयर, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड इन ए सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड इन ए सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर, हाँ ये सही है। द सेल यूज टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, सही है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन ओनली, गलत। कार्बोहाइड्रेट भी होता है और मेजर लिपिड इज फॉस्फोलिपिड, सही है। आंसर ये है गलत, और हमेशा ऑनली और ऑल पे ध्यान देना ही चाहिए। 10. Which of following was explained by the improved model of structure of the cell membrane? Both structural and functional aspect दोनों देखना चाहिए। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पर भी स्टडी करनी चाहिए और फंक्शनल एस्पेक्ट पर भी। नॉट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कौन सा फंक्शन हमने नहीं पढ़ा था इसके लिए? सेल ग्रोथ पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस पढ़ा था, सेल डिवीजन और सिक्रीशन पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थर्ड गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा, क्यों? इंटरसेलुलर जंक्शन नहीं हो, इंटरसेलुलर जंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन खुद ही सेल मेम्ब्रेन बना लेगी क्या? तो गलत हो गया, ये करेक्ट। फ्लूइडिटी, एबिलिटी टू लिपिड टू मूव विद इन द बाइलेयर, सही है। अच्छा, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर होना चाहिए था, गलत हो गया, लोअर टू हायर बोल दिया। यहां एक्टिव में सोडियम पोटेशियम पंप आएगा, थर्ड सही, रुक जाइए भी,
और कह रहा है पैसिव मूवमेंट ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, गलत हो गया। तो सबसे सही हुआ थर्ड, क्योंकि देखो एबिलिटी ऑफ लिपिड टू मूव विद इन द बाइलेयर, ये लाइन अधूरी सी है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर 13, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस के लिए इनकरेक्ट है? कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of the nucleoplasm, content of nucleolus is continuous with the rest of nucleoplasm, अभी पढ़ा है, ये तो सही है, अरे अभी पढ़ा है। दूसरा, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स बैरियर बिटवीन द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, सही है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर क्रोमैटिन होगा, वेयर एज न्यूक्लियोलस फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन क्रोमैटिन, ये सही है। जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म में तो है तो एक ही बात ना, इंटरफेस न्यूक्लियस सो प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटिन न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये बात तो है, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, जबकि है तो एक ही चीज, तो गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया है। न्यूक्लियोपोर किसको अलाउ करता था? mRNA प्रोटीन ओनली, नहीं, डीएनए इन यूनिडायरेक्शनल वे, गलत, आरएनए और प्रोटीन इन बाई डायरेक्शनल वे, ये सही है। और कह रहा है ओनली लगा दिया, गलत। ए सेल कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली हैव, जिसमें प्रोटीन ज्यादा बन रही होगी उसमें लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलस होगा, अभी किया है, पूरी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर परपेंडिकुलर स्पेस बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म, गलत हो गया। परपेंडिकुलर की पैरेलल होता है, गलत हो गया। न्यूक्लियोपोर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, ये सही है, ये गलत है थर्ड, क्योंकि मेम्ब्रेन बोल दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन दिया था, ना कि न्यूक्लियोप्लाज्म को नाम दिया था, कौन सा सही हुआ? सेकंड। ये फर्स्ट क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस होना चाहिए, और बोल रहा है इट इज द साइट फॉर, तो बताएंगे आरएनए सिंथेसिस, आंसर हो जाएगा सेकंड। न्यूक्लियोलस आरएनए बनाता है, आंसर हो जाएगा सेकंड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्रोमैटिन कंपोज्ड ऑफ डीएनए, सम हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन एंड आल्सो आरएनए, सही है। सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहलाता है और क्रोमोसोम में होता है। काइनेटोकोर डिस्क शेप स्ट्रक्चर था, प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ क्रोमोसोम, गलत हो गया। एंड नहीं, आइदर साइड पे होता है, एंड पे नहीं होता है, तो गलत हो गया। अच्छा, चौथा भी पढ़ लो, दो क्रोमैटिड होंगे एक क्रोमोसोम में, दोनों को आपस में सेंट्रोमियर जोड़े रहेगा, सही है। स्टेटमेंट वाला, एक सिंगल ह्यूमन सेल में लगभग 1 मीटर लंबा थ्रेड होता है डीएनए का, एक नहीं 2 मीटर, गलत हो गया। कह रहा था मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस वाज स्टेन्ड बाय बेसिक डाई एंड वाज गिवन नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है और स्टेटमेंट सेकंड इज राइट, आंसर हो गया सेकंड। कहा क्रोमैटिन? हाँ तो क्रोमैटिन ही तो लिखा है। अरे क्या बोला गया? वो मटेरियल जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसको बेसिक स्टेन से रंगते हैं, उसे फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन बुलाया था, सही तो है। आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म होगी, सही है। सब मेटासेंट्रिक में 108 लॉन्ग होगी, सही है। एक्रोसेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, गलत, ये वर्ड इसके लिए लिखा था, यानी ये गलत हो गया थर्ड। और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल पोजीशन पे होगा, सही है, यानी कि थर्ड इज रॉन्ग। सैटेलाइट के लिए कौन सी बात सही है? हाँ, और किसी में है नहीं, फोर्थ ऑप्शन होगा। कह रहा है एक स्टूडेंट ने एरर कर दी पढ़ने में, फिगर को देखने में जो था वो एरर कर दी। स्टडी द डायग्राम एंड सेलेक्ट द फॉलोइंग होल्ड ऑफ रिगार्डिंग एरर। डायग्राम मिसिंग है ना, डायग्राम मिसिंग है, तो डायग्राम इसमें लग रहा है मिस हो गया है। तो इस सेल का ये लगभग हो गया है